नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुशील पांडे। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि आज पूरी दुनिया में जो सेकेंड कोल्ड वॉर की बात हो रही है, द्वितीय शीत युद्ध की बात हो रही है, खासतौर पे यूक्रेन को लेकर के जो संकट सामने आया और उसमें यह देखने में आ रहा है कि किस प्रकार से रूस लगातार अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उधर संयुक्त राज्य अमेरिका और नाटो, किस प्रकार से नाटो अपना विस्तार कर रहा है, इसका इतिहास क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस शीत युद्ध की शुरुआत हुई वह शीत युद्ध सोवियत संघ के विघटन के साथ समाप्त हुआ, लेकिन आज जिस तरह की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां आ रही हैं और अभी संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री व्लादिमीर पुतिन जी से अनुरोध किया कि किसी भी हालत में युद्ध रोका जाए, क्योंकि आज पूरी मानवता के सामने जो संकट है, हमारी परिस्थितियां अलग हैं। आज हमें अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए, अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बात करने की आवश्यकता है और हमें किसी भी हालत में यूक्रेन के साथ टकराव रोकना चाहिए, जिससे विश्व शांति स्थापित हो सके। तो आज जो ये महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है कि क्या रूस आज संयुक्त राज्य अमेरिका का मुकाबला कर सकता है, क्या परिस्थितियां थी और आज की क्या स्थिति है, और क्या दुनिया में वास्तव में द्वितीय शीत युद्ध का संकट है। तो सबसे पहले जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद दो बड़ी महत्वपूर्ण शक्तियां, एक तरफ साम्यवादी रूस और दूसरी तरफ पूंजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका, दो बड़ी शक्तियां विकसित हुई और इन दोनों के बीच जो एक अप्रत्यक्ष युद्ध हुआ, जो प्रॉक्सी वॉर हुआ, जिसमें एक दूसरे के प्रति अविश्वास, दार्शनिक युद्ध और हथियारों की दौड़ और ऐसे सुरक्षा संगठन बनाने की बात, इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय मामलों में दोनों शक्तियों ने जो दखल देना शुरू किया, तो जो एक अप्रत्यक्ष युद्ध लगातार सामने आया उसको शीत युद्ध कहा गया। लंबे समय तक यह संघर्ष चला और अंत में जैसे ही 1989 से 91 के बीच सोवियत संघ का विघटन हो गया और सभी 15 देश अलग अलग हो गए, रूस फिर से साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बढ़ा और कैसे आज व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रूस फिर से बड़ी शक्ति बनने को अग्रसर है। और पूरी दुनिया ने यूक्रेन के मामले में देखा कि कैसे रूस ने वहां पर इतना महत्वपूर्ण निर्णय लिया और पूरी दुनिया के सामने युद्ध जैसी परिस्थितियां सामने आई। तो अब हम देखेंगे कि आखिर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस में कौन ज्यादा शक्तिशाली है और क्या वास्तविक स्थितियां हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यह कहा जाता है कि जो 21वीं शताब्दी है, 21वीं शताब्दी की जियो स्ट्रेटजी और जियो पॉलिटिक्स, इस समय की भू राजनीति और भू रणनीति है कि जो भी दुनिया की महाशक्ति समुद्र पर अधिकार करेगी, यानी 21वीं शताब्दी समुद्र की शताब्दी है, जो समुद्र पर अधिकार करेगी वही पूरी दुनिया पर नियंत्रण स्थापित करेगी। तो बड़ा महत्वपूर्ण यहां संकट कि जो सोवियत संघ बना उसके पीछे भी यही विचारधारा थी कि कैसे रूस ऊपर आर्कटिक सागर जो हमेशा बर्फ से ढका हुआ है, वहां से आपको नेविगेशन की सुविधा नहीं है, तो कैसे वो सोवियत संघ में बदला और कैसे अफगानिस्तान पर नियंत्रण स्थापित करके और अरब सागर में आने की रूस की लगातार तैयारी थी। हालांकि रूस इसमें सफल नहीं हो पाया और अमेरिका ने इसको रोकने के लिए कि रूस का प्रसार नीचे न होने पाए, उसने सीटो, सेंटो, बगदाद पैक्ट जैसे संगठन बनाए और जिसका उद्देश्य था कि किसी भी हालत में सोवियत रूस अरब सागर में प्रवेश न करने पाए, क्योंकि उसके अरब सागर में प्रवेश करते ही पूरे दुनिया का परिदृश्य बदल जाएगा। यह आप पूरा सोवियत रूस देख रहे हैं और कैसे ही सोवियत संघ अफगानिस्तान के माध्यम से नीचे जैसे ही अरब सागर में आएगा वैसे ही वो समुद्र पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा। तो यहां पर किसी भी हालत में संयुक्त राज्य अमेरिका को सोवियत संघ को रोकना था। तो अब जैसे ही सोवियत संघ में आंतरिक समस्याएं पैदा हुई, सोवियत संघ का विघटन शुरू हो गया, लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया ने 1989 में अपने आप को अलग घोषित कर दिया और 1991 तक आते आते सोवियत संघ का पतन हो गया। 1917 में रूस में क्रांति हुई और जो साम्यवादी क्रांति हुई लेनिन के नेतृत्व में, अगले 4 साल में 1921 तक रूस पूरी तरह से साम्यवादी रूस में बदल चुका था। उसके बाद कैसे स्टालिन के नेतृत्व में यह 15 देशों का एक संगठन बना जिसको हमने यूएसएसआर कहा, सोवियत गणराज्य उसमें बने, और उसके बाद कैसे खुश्चेव और चेरनेको के समय बड़े पैमाने पर यहां पर औद्योगिक विकास प्रारंभ हुआ और
ऐसी समाजवादी नीतियां बनाई गई, पंचवर्षीय योजनाएं बनी कि बड़े पैमाने पर औद्योगिक, सामाजिक, आर्थिक विकास हुआ। लेकिन कैसे संकट पैदा होना शुरू हो गया, वह संकट चेरनेको के समय दिखा और गोर्बाचेव जब तक उस संकट को पहचानते तब तक बहुत देर हो गई थी और धीरे धीरे रूसी गणराज्य का पतन होना शुरू हो गया और 1991 तक रूस पूरी तरह से सोवियत संघ बिखर चुका था। तो पहली देखिए जो समस्या है वह यह है कि जो उस समय सोवियत संघ था उसने प्रयास तो बहुत किया लेकिन सोवियत संघ उसमें सफल नहीं हो पाया। और आज रूस के सामने जो बड़ी समस्या है कि उसके पास वह सामुद्रिक शक्ति नहीं है। तो यहां जो जियोपॉलिटिक्स है वो रूस को हमेशा एक महाशक्ति बनने से रोकती है। उसके पास प्राकृतिक संसाधन बहुत हैं, औद्योगिक क्षमता है, उसका क्षेत्रफल बहुत विस्तृत है, लेकिन सबसे बड़ा संकट है नेविगेशन का, जिसके कारण वह न तो पूरी दुनिया से व्यापार कर सकता है और न ही इस प्रकार के अवसर सामने आ सकते हैं। जबकि अगर उसके मुकाबले हम संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो जियोपॉलिटिक्स है, आप देखिए कैसे संयुक्त राज्य अमेरिका समुद्र से घिरा हुआ है और कैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 1776 में वहां क्रांति होती है और अमेरिका में लोकतंत्र की स्थापना होती है। लेकिन कुछ समय बाद ही कैसे वहां पर गृहयुद्ध प्रारंभ हुआ। 1861 से 65 के बीच अमेरिका में गृहयुद्ध चला और गृहयुद्ध के बाद किस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका एक मजबूत लोकतांत्रिक देश के रूप में उभर कर सामने आया और उसने अपनी सभी समस्याओं का समाधान अपने लोकतंत्र के द्वारा किया। लगातार वहां लोकतंत्र मजबूत होता चला गया और धीरे धीरे बहुत तेजी से वहां इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रारंभ हुआ और अमेरिका आज पूरी दुनिया की महाशक्ति बना। तो देखिए जो पहली बढ़त है संयुक्त राज्य अमेरिका के सामने वो जियोपॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटजी है कि किस प्रकार से नेविगेशन न होने कारण सोवियत संघ लगातार कमजोर पड़ा, आज रूस कमजोर पड़ा है उसी कारण से, और उसका सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला? संयुक्त राज्य अमेरिका को, और वह एक बड़ी सामुद्रिक शक्ति बन गया। आप देखिए दोनों तरफ से कितनी उसके पास महाशक्ति बनने के कितने महान अवसर हैं, किस प्रकार से पूरी दुनिया के व्यापार वाणिज्य पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है और कैसे अपनी नौसैनिक शक्ति के द्वारा, क्योंकि सारे समुद्र आपस में जुड़े हुए हैं, और कैसे अपनी नौसैनिक शक्ति का विस्तार करके संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी दुनिया पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। आज संयुक्त राज्य अमेरिका के कई स्थानों पर उसके नेवल बेस हैं, पूरी दुनिया में उसने अलग अलग जगह अपने नौसैनिक अड्डे बनाए, चाहे फारस की खाड़ी हो, डियार्गो गार्सिया हो, पैसिफिक ओशन हो। तो इसका जो फायदा मिला संयुक्त राज्य अमेरिका को, इससे रूस लगातार वंचित रहा और यही कारण है कि रूस इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी विश्व की शक्ति नहीं बन पाया। देखिए दूसरा जो महत्वपूर्ण, अब हम राजनीतिक कारणों की चर्चा करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1861 से 65 के बीच जो गृहयुद्ध हुआ उसने संयुक्त राज्य अमेरिका को बहुत मजबूत बनाया, क्योंकि अब अमेरिका ने, यहां अमेरिका का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए है, किस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलग अलग क्षेत्र, भाषा, जाति, समूह के लोगों को आपस में जोड़ करके एक महान राष्ट्र का निर्माण किया। क्योंकि ब्रिटेन से जो लोग पहुंचे शुरू में अमेरिका, कोलंबस ने जैसे अमेरिका की खोज किया, वहां पहुंचने वाले लोग अंग्रेज थे, डेन थे, डच, स्कॉटिश लोग थे, और उस समय जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन चला ब्रिटेन में, तो धार्मिक रूप से सताए गए लोग वो भाग करके संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचे। उसके बाद दास व्यापार प्रारंभ हुआ, निग्रो लोग पहुंचे और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से लोग वहां पहुंचे और उन्होंने अंत में 1776 में एक महान राष्ट्र का निर्माण किया। एक ऐसा राष्ट्र जहां पर अलग अलग भाषा, क्षेत्र, समूह के लोग थे, और ये उनका जो बहुसांस्कृतिक सामाजिक ढांचा था, इसने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक सच्चे लोकतांत्रिक देश के रूप में बदला। गृह युद्ध के बाद उनकी जो आंतरिक कमजोरियां थी वो भी समाप्त हो गई और बहुत तेजी से संयुक्त राज्य अमेरिका एक महान शक्ति के रूप में उभरना शुरू हुआ। चूंकि जो 20वीं और 21वीं शताब्दी है वह लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। पूरे दुनिया में आज लोकतंत्र की बात हो रही है और लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, कैसे लोकतांत्रिक ढांचा दुनिया के अलग अलग देशों में आज मजबूत हो रहा है। सूचना क्रांति हुई है, संचार के माध्यम सामने आए हैं,
शिक्षा का विकास हुआ है, आर्थिक विकास हुआ है, भूमंडलीकरण आया, और ऐसे परिवेश में आज लोकतंत्र बहुत तेजी से मजबूत हुआ है। खासतौर पे जो इंटरनेट है, इसने पूरे दुनिया में ऐसे ग्लोबल वैल्यूज को, ऐसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जन्म दिया है जिन्होंने पूरे दुनिया में बहुत तेजी से लोकतंत्र का विकास किया। तो आज अमेरिका पूरे दुनिया में लोकतंत्र का अगुवा माना जाता है, और यह माना जाता है कि किस प्रकार अमेरिका ने पूरे दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया। तो यहां अमेरिका की बढ़त है रूस पर हमेशा के लिए, क्योंकि आज वो पूरी दुनिया में लोकतंत्र का नेता है। जबकि सोवियत संघ लंबे समय तक खुद साम्यवादी देश था, और आज भी उनके यहां लोकतंत्र उस स्तर पर नहीं आ पाया है जिस स्तर पर उसे होना चाहिए था। तो यह देखिए बहुत बड़ा अंतर है कि कैसे ग्लोबल पावर बना और कैसे पूरे दुनिया में यूएसए यह स्थापित करने में सफल रहा कि आने वाले समय में कैसे वह लोकतांत्रिक व्यवस्था का नेता बनेगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी महत्वपूर्ण संगठन हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय से लेकर उसके सभी महत्वपूर्ण संगठन, वो सभी संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं या उसके जो सहयोगी देशों में हैं वहां उनका हेडक्वार्टर है, उनका मुख्यालय है। तो उन पर जो नियंत्रण है वो संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका का ज्यादा है, और इस नियंत्रण की वजह से वह राजनीतिक रूप से पूरे दुनिया को संदेश देने में सफल रहता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राजनीतिक ढांचा है, वहां का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, टू पार्टी सिस्टम, द्विदलीय प्रणाली है, और उनका अपना जो आंतरिक राजनीतिक ढांचा है, उनका जो अपना इंटरनल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इतना मजबूत है कि इस कारण से अमेरिका पूरे दुनिया का राजनीतिक नेतृत्व करने में सफल हुआ। और इन सब चीजों में सोवियत रूस लगातार पीछे रहा। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, आज 21वीं शताब्दी माना गया कि इनोवेशन की सेंचुरी है, जहां नए नए साइंटिफिक इनोवेशंस हो रहे हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान खोजें हो रही हैं। इन सब का सबसे बड़ा केंद्र बना संयुक्त राज्य अमेरिका। तकनीकी के क्षेत्र में जो भी कमाल हुए, चाहे आज आप सिलिकॉन वैली देखें, आप नासा देखें, या फ्यूचर टेक्नोलॉजी में जो विकास हुआ है वो लगातार अमेरिका में हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने पूरी दुनिया की जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा थी उसको अपने पास खींचा। उनके पास पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लेबोरेटरी हैं, उनके पास सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय हैं। तो ज्ञान, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में अमेरिका पूरी दुनिया का अगुवा बन गया, जबकि सोवियत रूस इसमें बहुत पीछे छूट गया, चाहे उनके विश्वविद्यालय हों, चाहे उनके इनोवेशन सेंटर्स हों। तो इस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी सांस्कृतिक और शैक्षिक बढ़त, जो एजुकेशनल और कल्चरल लीड लिया, उसमें बहुत आगे निकल गया संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला महत्वपूर्ण कारण है कि आज पूरी दुनिया में हॉलीवुड की फिल्में, उनके पॉप सॉन्ग, तो जो भी आप आज कल्चरल रिवॉल्यूशन आप देख रहे हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, लिटरेचर हो, फिल्म हो, हर क्षेत्र में अमेरिकी कलाकार और अमेरिकी सभ्यता संस्कृति आगे बढ़ी। तो अमेरिका ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि उसके यहां जो इनोवेशन है, उसका जो कल्चरल, उसकी ट्रेडिशंस हैं, उस कारण से वह पूरी दुनिया का नेता बन गया, और उसकी एक्सेप्टेंस, उसकी जो स्वीकार्यता है वो पूरी दुनिया में रही। जबकि रूस इसमें बहुत पीछे छूट गया, और इस प्रकार से रूस की स्वीकार्यता पूरी दुनिया में नहीं हो पाई। अब इसके बाद हम चर्चा करें आर्थिक क्षेत्र में, तो आज आप देख रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी इकोनॉमी है। चाहे उनके हम प्राकृतिक संसाधन देखें, चाहे आज हम WTO पर उसका प्रभाव देखें, विश्व व्यापार संगठन पर, अमेरिका के क्षेत्रीय संगठनों को हम देखें, कैसे उसके क्षेत्रीय संगठन हैं, किस प्रकार से उसने पूरी दुनिया पर अपना आर्थिक प्रभाव बनाया। आज पूरे दुनिया में जो अमेरिकी MNCs हैं, उनके जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, उनके बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, किस प्रकार से पूरी दुनिया में उन्होंने अपना प्रभाव बनाया। तो यहां एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पूरे दुनिया में जो अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन होता है वो US डॉलर में होता है। US डॉलर अपने आप में एक आइकॉन बन गया, और कैसे यहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। जबकि रूस, जो उसकी जियो स्ट्रेटजी के कारण एक बड़ा संकट आया कि नेविगेशन नहीं है, पूरी दुनिया तक नहीं पहुंच पाया, उसके प्रोडक्शन बाकी दुनिया पर नहीं पहुंच पाए, उसकी कंपनियां बाकी जगह नहीं पहुंच पाई,
इस कारण से वह उतनी बड़ी आर्थिक महाशक्ति नहीं बन पाया। यद्यपि उसके पास भी खूब संसाधन हैं और उसके पास भी अच्छे वैज्ञानिक हैं, अच्छी शोध है, लेकिन इसके बावजूद भी वह बड़ी आर्थिक शक्ति बनने में विफल रहा है। अब तीसरा हम इसके बाद बड़ा कारण देखें तो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, उसमें किस प्रकार से अमेरिका ने बढ़त बनाई कि पूरे दुनिया में जहां भी कोई भी अंतरराष्ट्रीय मामला होता है, अमेरिका कैसे उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उसमें अपना हस्तक्षेप करता है। उसके पास नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में जो एक संगठन बना, जो एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संगठन है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे उसके माध्यम से आज उसने पूरे यूरोप पर नियंत्रण स्थापित किया और लगातार उसकी यह कूटनीति आगे बढ़ रही है। इसके अलावा अमेरिका ने एंजस एक बड़ा महत्वपूर्ण संगठन बनाया। इसके बाद छोटे छोटे संगठन अलग अलग क्षेत्रों में बना के अमेरिका ने एक ऐसी कूटनीतिक बढ़त प्राप्त कर ली, एक ऐसी सैनिक बढ़त प्राप्त कर ली जो रूस नहीं प्राप्त कर पाया। अगला महत्वपूर्ण विषय है कि अमेरिका के पास आज जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा के क्षेत्र में उसके पास जो तकनीकी है, उसके माध्यम से चाहे उसका एयरफोर्स हो, उसकी नेवल आर्मी हो, कैसे उसने पूरी दुनिया पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। आज पूरे दुनिया में सबसे अधिक हथियारों की सप्लाई अमेरिका कर रहा है दुनिया के देशों को, और उसके अपने हथियार भी इतने बेहतरीन हैं कि पूरे दुनिया में किसी भी क्षेत्र में वो बेहतर कर सकते हैं। इस क्षेत्र में सोवियत संघ और बाद में रूस काफी पीछे छूटे। हालांकि उन्होंने प्रयास अवश्य किया, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था की स्थिति ऐसी नहीं थी कि लंबे समय तक वो हथियारों की दौड़ में शामिल हो सकें और उसके आधार पर आगे बढ़ सकें। तो ये जो अलग अलग विषय हैं, चाहे वो आपने राजनीतिक मुद्दे देखे कि अमेरिका की राजनीतिक बढ़त क्यों है, क्योंकि आने वाली शताब्दी और वर्तमान शताब्दी लोकतंत्र की शताब्दी है और लोकतंत्र में नेतृत्व वही करेगा जो उसका अगुवा होगा। दूसरा महत्वपूर्ण विषय आपने आर्थिक क्षेत्र में देखा कि सब कुछ होने के बावजूद भी रूस एक बड़ी अर्थव्यवस्था क्यों नहीं बन पाया। तीसरा आपने सैनिक क्षेत्र में देखा, सांस्कृतिक क्षेत्र में आपने देखा कि अमेरिका कैसे पूरे दुनिया में अपनी सांस्कृतिक बढ़त बनाने में सफल रहा। तो इस प्रकार से आज संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक शक्ति के बल पर दुनिया की महाशक्ति बना। लेकिन सोवियत संघ एक बड़ी संभावना होने के बाद भी कई अलग अलग कारणों से इन क्षेत्रों में महाशक्ति नहीं बन पाया। तो यहां निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि स्थितियां भले ऐसी दिख रही हों कि शीत युद्ध की स्थिति आ रही है, खासतौर पर नाटो के विस्तार को लेकर के, लेकिन वास्तविकता ऐसा कुछ नहीं है और कभी भी आज रूस इस स्थिति में नहीं है कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका का मुकाबला कर पाए या उसको चुनौती दे पाए। तात्कालिक तौर पर ऐसा अवश्य हुआ है यूक्रेन के मामले में, लेकिन यह प्रवृत्ति लंबे समय तक चलने वाली नहीं है और अभी फिलहाल में आने वाले समय में भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व को आज रूस चुनौती दे पाने की स्थिति में है। धन्यवाद।